स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या रिलेशंस है, किस केस में रेसिस्टेंस बढ़ेगा, किस केस में रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, किस केस में कांस्टेंट रहेगा, और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स पे भी हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर, तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन किया था, सेकेंड क्लास में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने ये भी देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता था। और ये भी हम कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इन सारी चीजों को आपने पीछे लेक्चर में देखा। तो चलिए हम लोग हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को देखते हैं, फिर हम लोग रेसिस्टिविटी पे बात करें। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द करंट। करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मीन्स रोकता है। टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट मीन्स आप समझोगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक कंडक्टर है, ठीक है, और जैसे हम लोगों ने बैटरी से जोड़ा, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और है नेगेटिव टर्मिनल। मान लीजिए वोल्टेज भी दिए, है ना, तो भी जाएगा इस पूरे कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इलेक्ट्रॉन सब किधर भागेगा? करंट के मूवमेंट को जो रेसिस्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे की तरह से हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। हम लोग उसको रेसिस्टेंस बोलेंगे। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आपने R बराबर क्या पढ़ा था? R बराबर V/I। मीन्स क्या हुआ? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब मैं यूनिट की मैं बात करूं, इसकी यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट अगर मैं बोलूं तो ये क्या होता? वोल्ट, है ना, और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो हम लोग कह सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। या दूसरा यूनिट क्या है इसका? ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, और इसका साइन क्या होता है? ये ओम। आप लोगों ने कोई मिल गया मूवी देखी है? उसमें करता ओम 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 ओम, वही ओम होता है, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। कहीं भी आप देखोगे रहेगा 4 ओम 5 ओम। मीन्स क्या हुआ? मीन्स 4 ओम से वो रेसिस्ट कर रहा है, करंट के फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है। चलिए इतना नोट डाउन किया होगा। और भी मैं बात करूं रेसिस्टेंस के बारे में तो आप लिख सकते हो रेसिस्टेंस वैरी करता है। रेसिस्टेंस वैरी विथ लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे किसी मटेरियल का, किसी कंडक्टर का, तो रेसिस्टेंस वैरी कर देगा। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। आल्सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस विल वैरी, ठीक है। लेकिन यही डिफरेंस है रेसिस्टिविटी में। जैसे मैं कहूं एक 4 मीटर का वायर ले लो, कॉपर वायर ले लो, उसको क्या करो आप? स्ट्रेच कर दो, है ना। मीन्स 4 मीटर वायर में जो रेसिस्टेंस है
6 मीटर वायर में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वैरी कर जाएगा। 4 मीटर का वायर है, उसको क्या करो, कंप्रेस कर दो, तो एरिया बढ़ जाएगा, है ना। एरिया के बढ़ने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ता है किसी कंडक्टर का या मटेरियल का, तो रेसिस्टेंस वैरी कर जाएगा। मीन्स रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। लिख लीजिएगा ये सारी चीज, लिख लीजिएगा नोट करके। रेसिस्टेंस वैरी या डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आपने यूनिट देखा है ना। अब हम लोग रेसिस्टिविटी पे बात करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या अंतर है। अगर आप 5 मीटर कॉपर वायर लेते हो, सपोज दैट उस 5 मीटर कॉपर वायर को का जो रेसिस्टेंस होता है आर है, और उसका रेसिस्टिविटी मान लो रो है, ठीक है। अब अगर उसको क्या करते हो, उसको स्ट्रेच कर देते हो, 5 मीटर से 10 मीटर कर देते हो, 10 मीटर कॉपर वायर है, तो 10 मीटर कॉपर वायर में रेसिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन रेसिस्टिविटी उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अगर कोई मटेरियल सेम है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगा, चाहे आप उसका एरिया बदल दो, चाहे आप उसका लेंथ बदल दो, रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होने वाला, बट रेसिस्टेंस विल चेंज, है ना। तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, हाँ, रेसिस्टिविटी विल चेंज इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो स्वाभाविक है जो इलेक्ट्रॉन का उसमें मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट फास्ट होने से क्या हो जाएगा, करंट वेरी करेगा, और करंट वेरी करेगा उस कंडक्टर का, तो रेसिस्टिविटी भी वेरी करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं रेसिस्टिविटी पे। इतना नोट डाउन किया हुआ, मैं मिटाऊं, चलिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, हेडिंग दीजिए रेसिस्टिविटी। दोस्तों रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रहो, है ना, बोलते हैं रो, एच साइलेंट हो जाता है। रेसिस्टिविटी का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। दोस्तों ये भी एक क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। लिखिए डिफिनेशन, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज the resistance to the flow of an electric current with some material resisting the flow of current more than other मीन्स हम लोग कह सकते हो अगर कोई स्पेसिफिक, है ना, कि फॉर द स्पेसिफिक मटेरियल resistivity is constant at constant temperature। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए आपने एक कॉपर वायर ले लिया, ठीक है, कॉपर वायर ले लिया, तो अगर मैं कहूं 10 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो रेसिस्टिविटी है मान लीजिए ρ1 है ना, तो इस 10 मीटर वायर का अगर हम क्या करते हैं 20 मीटर कॉपर वायर भी ले लें, कॉपर वायर है बोल सकते हो, मीन्स मटेरियल चेंज नहीं हुआ, मीन्स कोई भी मटेरियल का किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर पे उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अब 10 मीटर कॉपर वायर है, इसको हम 20 मीटर कॉपर वायर करते हैं और टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ही रहे,
तो अभी भी उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, ρ1 ही रहेगा, है ना। अब अगर मान लीजिए आप एल्यूमिनियम का वायर ले लीजिए, है ना, मान लीजिए एल्यूमिनियम का वायर, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे 10 मीटर लेंथ का एल्यूमिनियम का वायर है, इसका रेसिस्टिविटी अलग होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी डिपेंड्स किस पे करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। हाँ, ये वैरी कब करेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तब इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी वैरी करेगा, है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि रेसिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से नोट करते हैं, विल कांस्टेंट for the given material, for the given material at given temperature, ठीक है, चलिए क्लियर है। तो फॉर द गिवन मटेरियल रेसिस्टिविटी इज फिक्स्ड, है ना, हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट या फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी विल फिक्स रहता है, एक फिक्स रहता है फॉर गिवन टेम्परेचर, फॉर विल रिमेन फिक्स्ड फॉर द गिवन मटेरियल एट गिवन टेम्परेचर, है ना, या कोई कांस्टेंट टेम्परेचर ले, है ना। जैसे मैं कहूं कि एक 4 मीटर का एल्यूमिनियम का वायर ले लीजिए, ठीक है, और एक 10 मीटर का वायर ले लीजिए, दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। जैसे मैं कहूं एक 5 मीटर कॉपर वायर ले लीजिए और एक बड़ा सा 10 मीटर कॉपर वायर ले लीजिए, दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर टेम्परेचर बदल दोगे तो रेसिस्टिविटी बदल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रेसिस्टिविटी do not depends on shape and size of मटेरियल के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल पे डिपेंड करेगा। चलिए इतना नोट डाउन किया होगा, मैं मिटाऊं ऊपर से। मीन्स रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में यही डिफरेंस है। रेसिस्टेंस विल वेरी इफ यू विल, रेसिस्टिविटी विल ओनली वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहां से न्यूमेरिकल भी आता है, विल ओनली वेरी इफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ चेंज इन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, या मैं सेकेंड कहूं तो कंडक्टर को ही चेंज कर दिया, या कहें तो मटेरियल को ही चेंज कर दिया, मटेरियल चेंजेज। और रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस विल चेंज इफ मटेरियल चेंजेज, टेम्परेचर चेंजेज, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन चेंजेज, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल चेंजेज। ये सब अगर चेंज करता है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। और रेसिस्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, रो से डिनोट करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ूं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। मिटाऊं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग रेसिस्टिविटी जो कांस्टेंट टर्म है
उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन आया था करंट के साथ, उससे हम लोग कोरिलेट करते हैं, है ना। जैसे देखिए ये चीज आप देखा कि फ्रॉम रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, मैंने क्या बताया था, I बराबर वेना, मैंने बताया था ना, वेना मीन्स V फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मीन्स E फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और A फॉर एरिया। मीन्स मैंने बताया था कि मान लीजिए कंडक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना, ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया, तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है ना, तो उसका भी 1 मीटर क्यूब में, है ना, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। मीन्स इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, ई जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एन के जगह पर इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो आई बराबर यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, ईवी बटे एम एल इंटू टाउ बताया था, ड्रिफ्ट इंटू ई एन ए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से देखिए तो भी यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भी बराबर क्या होगा एम एल इंटू आई बटे बाकी ये सारा चीज क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए नीचे आ जाएगा। अब देखिए तो आप जानते हैं रेसिस्टेंस का एक और डिफिनेशन मैंने क्या बताया था, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, और भी का वैल्यू क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, देख लीजिए एम एल बटे एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू आई, है ना, तो ये वैल्यू लिखेंगे और नीचे क्या होगा आई, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना ओवरऑल वैल्यू, भी के यहाँ पर जब ये वैल्यू रखोगे तो बटे आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा ना, एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। अब यहाँ पर देखिए तो आर बराबर ये जब मिल गया तो यहां से आप देख लीजिए कि एम क्या होता है, तो एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एल क्या होता है तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए एक कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एल फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एन क्या होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट। मान लीजिए 1 मीटर क्यूब, है ना, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। ई क्या है तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ए क्या है तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और ये टाउ क्या है तो टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे में टक्कर मारेगा तो कितना देर रिलैक्स करेगा, उसी को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां से आप देखिए सारी चीजें ये आप पहले ही देख चुके हो, कुछ भी नया नहीं है, पिछले लेक्चर में भी देखा था और इस लेक्चर में भी मैंने बताया, है ना। तो यहां से आप देख लीजिए जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेसिस्टिविटी तो बदलता नहीं है ना। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट है, मीन सेम मटेरियल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये सारा चीज कांस्टेंट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मटेरियल। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मटेरियल पर क्या होगा एम एन ई टाउ, इतना क्या हो जाएगा, इतना कांस्टेंट हो जाएगा, इतना कांस्टेंट होगा, मींस कहीं भी वैरी नहीं करे, है ना। केवल रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, बाकी सारी चीजें एक क्या हो जाएगा, मास ऑफ द कंडक्टर तो कांस्टेंट, एन क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ई क्या है कांस्टेंट, टाउ क्या होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होगा। जब आप टेम्परेचर इन्हें बढ़ा रहे हो तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो ये सारी चीजें जब कांस्टेंट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर क्या होगा, देखिए तो यहां से आ जाइए, यहां से तो आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू एल बटे, क्योंकि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना। अगर हम लोग लेंथ बढ़ा देंगे या एरिया बढ़ा दें और टेम्परेचर हम लोग सेम रखते हैं, मटेरियल सेम रखते हैं, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, एम एन ई और टाउ सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट को हम लोग एक टर्म दे देते हैं, ये सारी चीजें जो कांस्टेंट है इसके लिए टर्म दी है रो,
और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। और रो का वैल्यू क्या है आप देख लीजिए, रो बराबर क्या आ गया, तो रो बराबर आ गया m/ne² इंटू टॉ। देख लीजिए, तो ये भी आप बोल सकते हो कि रो का वैल्यू कहाँ से आया, m/ne² इंटू टॉ। यही वैल्यू रखे होना है यहाँ पर, यहाँ तो यही था m/ne² टॉ के लिए आया रो इंटू l/a। और लेंथ और एरिया पे तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि रो बराबर क्या हो गया, m/ne² इंटू टॉ, ये हो गया। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल पे डिपेंड करता है। और यहां पर हमने क्या किया था कि मटेरियल सेम था, मटेरियल जब सेम रहे और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएगा, और रो का वैल्यू आ जाएगा m/ne² टॉ। और r बराबर हम लोग क्या सकते हैं, r बराबर रो इंटू l/a लिख सकते हैं। ये एक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या आया, रिलेशन आया, जो कि आपने क्लास 10th में बस ये पढ़ लेते थे, r बराबर रो इंटू l/a और रो बराबर रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी कहाँ से आया है, रेसिस्टिविटी का क्या वैल्यू होगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये आपको नहीं मालूम था। तो ये वैल्यू कब होगा, ये फॉर्मेट कब आएगा, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, मटेरियल भी कांस्टेंट हो, लेंथ कुछ भी बढ़ा दो उस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग रो लिख सकते हैं r बराबर रो इंटू l/a। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो आप देख लीजिए, हम लोग रो बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां से देख लीजिए, यहाँ हम लोग चलिए यहाँ आते हैं, हम लोग यहाँ आइए, हम लोग लिख सकते हैं रो बराबर क्या होगा, देखिए तो रो बराबर r इंटू a/l, होगा, है ना। तो ये एरिया के लिए क्या होता, मीटर स्क्वायर बटे m, है ना। तो मीटर स्क्वायर बटे m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं r। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर बटे मीटर, ओवरऑल कितना होगा, m से m कैंसिल हो, और मीटर के लिए क्या आता है, देख लीजिए m ही आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रो बराबर कितना होगा, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। कैसे आया, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। तो इतना सारी चीजें क्लियर है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, मटेरियल सेम हो, तो r बराबर रो इंटू l/a। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, है ना, मटेरियल बदल दोगे, तब ये सारी चीजें कांस्टेंट नहीं रहेगी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी बदल जाएगा, है ना, n का भी वैल्यू बदल जाएगा, ये सारी चीजें बदल जाएगी, ओवरऑल रेसिस्टेंस भी बदल जाएगा, और ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। क्लियर है, चलिए। और यूनिट की बात हुई, है ना, तो आपने देखा ओम इंटू मीटर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ओम मीटर लिख सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। क्लियर है, चलिए मैं आगे बढ़ूं और क्वेश्चन पे बात करूं। आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया है, क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। करने से पहले दो चीजें याद रखेंगे, r बराबर क्या हो गया, r बराबर रेसिस्टेंस बराबर रो l/a, ये आपको याद होगा। दूसरा चीज आपने क्या देखा, r बराबर देखा आपने ml/ne² इंटू टॉ इंटू a, ये आपने देखा। जहां पर m/ne² इंटू टॉ क्या हो गया, जहां पर m/ne² इंटू टॉ, ये क्या हो गया था, इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी था। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन देखें। एक वायर है, मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, इसका लेंथ मान लीजिए एज्यूम करते हैं l, आप लोग लिख लीजिएगा, टेक ए वायर ऑफ लेंथ l,
एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। उसके बाद लिखिए इफ वायर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस, दुगना इसको स्ट्रेच कर लिया गया, तो बताइए रेसिस्टेंस तो चेंज होगा। फाइंड द रेसिस्टेंस, फाइंड क्या होगा, क्या रेसिस्टिविटी बदलेगा, तो बोलोगे नो। हाँ, अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो रेसिस्टिविटी बदल जाएगा। बनाइए, क्या आपने बनाया होगा। चलिए सीधा कुछ है ही नहीं, आप जानते हैं बिगिनिंग में क्या था, आप जानते हैं आर बराबर रो एल बटे ए था, बिगिनिंग में तो यही था, आप जान रहे हो। इसका लेंथ दिया हुआ था, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए था, और टेम्परेचर वगैरह बदला ही नहीं है, ना मटेरियल बदला है, तो रेसिस्टिविटी तो बदलने वाला नहीं है। लेकिन क्या किया गया, आफ्टर सम टाइम क्या किया गया था, लेंथ को कितना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। जब लेंथ को 2 टाइम्स कर देगा, है ना, तो न्यू लेंथ कितना हो गया, 2 इंटू एल हो गया, 2 इंटू एल हो गया। जब लेंथ को दुगना कर दोगे तो एरिया हाफ हो जाता है। तो ये वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से आया है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि मान लीजिए वायर है, इसको आप जैसे जैसे आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम होगा, है ना। और इनिशियल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो एरिया इंटू लेंथ इनिशियल होगा, और फाइनल वॉल्यूम इनिशियल तो यही था, एरिया ए था, लेंथ एल था, लेकिन फाइनल में क्या किया था कि लेंथ को क्या कर दिया गया, लेंथ को डबल कर दिया गया। तो आप देख लीजिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का तो पता है नहीं, तो इसको ए डैश मान लेते हैं, तो एल से एल कैंसिल हो गया, आप देख लीजिए, तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, ए डैश बराबर ए बटे 2, इन जो एरिया था वो कितना हो गया, हाफ हो गया। तो यहीं से आप आ जाइए, तो हम लोग कर सकते हैं आर डैश, है ना, न्यू रेसिस्टेंस की बात किया है, तो आर डैश बराबर कितना हो गया, रो, ये तो कांस्टेंट रहने वाला। लेंथ को आपने क्या कर दिया था, 2 टाइम्स कर दिया था, तो ठीक है, एल बराबर 2l लिख दिया। और लेंथ को आप 2 टाइम्स करते हो तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया हाफ हो जाता है, मीन्स एरिया पहले ए था, कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 ऑफ ए हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं न्यू रेसिस्टेंस बराबर कितना हो गया, रो, और 2 ऊपर जाके कितना हो गया, 4 टाइम्स इंटू एल बटे ए हो गया। इसको और सजा करके आप लिख लीजिए 4 टाइम्स इंटू रो एल बटे ए, और रो एल बाई ए को ही हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, न्यू जो रेसिस्टेंस हो गया वो 4 टाइम्स हो गया, न्यू रेसिस्टेंस हो गया 4 टाइम्स हो गया। क्या क्लियर है। चलिए, इस तरह के कुछ सवाल आपने क्लास 10th में बनाया हो। इसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक में बात करूं, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो न्यू रेसिस्टेंस की बात करेगा ना, तो आर बराबर एन स्क्वायर इंटू आर कर देना, बस आ जाएगा फिर। जैसे अभी मैंने क्या किया था, इसके लेंथ को क्या कर दिया था, 2 टाइम्स कर दिया था, है ना, तो न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन के जगह पर 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू तो आर ही था, देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर, 4r, कुछ करना है नहीं। चलिए, इसी पे अगला सवाल करें, मैं मिटाऊं, एक और सवाल करते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको, इस बार आप बनाओगे। क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कंप्रेस्ड कर दिया टू 1/4 of its length. Find new resistance. अब देख लीजिए, अगर हमें शॉर्टकट ट्रिक की मैं बात करूं तो आप देख लीजिए न्यू रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा, मैंने बताया था एन स्क्वायर इंटू आर। अब एन के जगह पर कितना हो गया, लेंथ को बढ़ाया नहीं, 1/4 टाइम से कंप्रेस कर गया। पहले मान लीजिए एल था, अब कितना हो गया, l/4 हो गया, तो हम लोग किस लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर इंटू आर हो गया 1/16 इंटू आर, आर 10 बराबर, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, r/16,
न्यू रेसिस्टेंस हो गया R/16। पहले R होने वाला था, अब R/16 हो गया। इसको हम लॉन्ग मेथड से बनाए तो आप देख लीजिए, पहले मान लीजिए ये कंडक्टर था, L था इसका लेंथ। अब क्या कर दिया है, इसको कंप्रेस करके कितना कर दिया, L/4 बना दिया, ये था ना, L/4 ये। तो मैंने बताया था वॉल्यूम तो इसका चेंज होता नहीं है, इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इनिशियल में तो यही था, है ना, एक कंडक्टर था, इनिशियल में L था, और फाइनल में क्या हो गया, फाइनल में L/4 हो गया, यही था। तो L से L कैंसिल हो गया, तो A डैश बराबर कितना हो गया, A डैश बराबर आप देखिए 4 इंटू A, 4 A, A डैश बराबर 4 A। बस वैल्यू पुट कर दिए। इनिशियल में बराबर क्या था, R बराबर रो L/A था। फाइनल कितना हो गया, रो L के जगह पर क्या लिखोगे, L के जगह पर L/4, L/4। और एरिया में कितना चेंज हो गया, एरिया 4 टाइम्स हो गया। तो न्यू रेसिस्टेंस बराबर कितना हो गया, ये जब हो गया तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको 1 से करोगे तो पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, है ना, 1/4। तो ओवरऑल हम इसको मिटा दें और लिख सकते हैं रो इंटू L/, और ए तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, ए को तो आप हटाओगे नहीं, है ना, ए तो था। तो हो गया L/A, और ये कितना हो गया था, 16 ऑफ A। हम लोग लिख सकते हैं R बराबर कितना, 1/16 टाइम्स ऑफ रो L/A इंटू 1/16। रो L/A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R/16, यही तो था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तब तक बने रहिए।